नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल और आप देख रहे हैं चैनल वन न्यूज लाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। देशद्रोह का जो मुद्दा जेएनयू से उठा, आज उसमें पूरा देश चल रहा है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ इसी की गूंज सुनाई दे रही है। पर इस मौके का फायदा उठाकर कई राजनीतिक पार्टियां असल में अपना उल्लू सीधा करने में जुट गई है। आखिरकार वो कौन थे जो इस मुद्दे पर देश को गुमराह कर रहे थे और इस मुद्दे का सच है क्या? इसी के इर्द गिर्द होगी हमारे आज की न्यूज लाइन में पड़ताल। आपके साथ शुरू करेंगे इस खास कार्यक्रम को और सवाल वही है जस का तस, आखिरकार ऐसे मसलों पर राजनीति कब तक, जांच के इस मामले में 3-5 कब तक? दरअसल अब ये मुद्दा जेएनयू का नहीं बल्कि पूरे देश का मुद्दा हो गया, जहां हर किसी के पास अपनी राय है, लेकिन इस राय में लोग कानून व्यवस्था को कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर रखेंगे। सच पूछे तो ऐसा लग रहा है जैसे एक समय ऐसा आएगा जब हर किसी को अपने पास देश प्रेम का सर्टिफिकेट रखना जरूरी हो जाएगा। देशद्रोह और कन्हैया, इन दो नामों का आपस में इतना गहरा रिश्ता हो गया कि राजनीतिक गलियारों से लेकर अदालत तक क्या पूरे देश में इसकी गूंज सुनाई देने लगी। दरअसल द कंट्री ऑफ ए विदाउट पोस्ट ऑफिस नामक कार्यक्रम का आयोजन 9 फरवरी की शाम को जेएनयू के वामपंथी विचारधारा के छात्रों और जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्षता में क्या हुआ। इसने भारत में राजनीति के सूरमाओं को सियासत चमकाने का एक नया मौका दे दिया। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से लेकर ये विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। दरअसल मामले की सुनवाई पटियाला हाउस कोर्ट में होनी थी, लेकिन देशद्रोह और देश प्रेम का रंग लोगों के इतना सिर चढ़कर बोला कि क्या वकील, क्या राजनेता सभी कानून को अपने हाथों में लेते नजर आने लगे। मामले के तूल पकड़ते ही देश की सर्वोच्च अदालत ने हस्तक्षेप किया और सुनवाई को रोक दिया। इसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी और कन्हैया की वकील वृंदा ग्रोवर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने के बाद शीर्ष अदालत ने कन्हैया के मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया और हाईकोर्ट जाने को कहा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जब पटियाला हाउस कोर्ट में कन्हैया को पूरी सुरक्षा दी गई तो सुनवाई वहां क्यों नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कन्हैया के वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की, जिसके बाद कोर्ट ने अर्जी पर सुनवाई नहीं की। दाखिल अर्जी पर कुछ संशोधन करने की बात कहते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई को सोमवार और मंगलवार तक के लिए टाल दिया। उधर प्रेस क्लब आयोजित करने को लेकर सुर्खियों में आए प्रोफेसर गिलानी की अर्जी को पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिससे एक बात तो साफ है कि फिलहाल प्रोफेसर गिलानी को अभी राहत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ देखना ये होगा कि कन्हैया को कुछ राहत मिल पाती है या नहीं। ये तो कोर्ट से आने वाले फैसले के बाद ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। तो जांच में 3-5 है क्या? ऐसा क्यों हो रहा है कि इस मामले में चीजें थोड़ी सी लटकती हुई अटकती हुई नजर आ रही हैं? कुछ भी बहुत क्लियर नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। और अब तक की बहसें जो होती रही, हमारे चैनल के माध्यम से हम लोग अपने पैनल में चर्चा करते रहे, तो ऐसा लगा असमंजस है, क्लियरिटी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। आज भी हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ हैं रामाधार शर्मा जी, आप बीजेपी से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका रामाधार शर्मा जी चैनल वन न्यूज पर। हमारे साथ आरबी उपाध्याय जी हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अंजरुल बारी हमारे साथ हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, और इसी के साथ इरफान रसूल हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। इरफान रसूल, मैं चाहूंगी कि आप इस बात को आगे बढ़ाएं और जिस तरीके से इस पूरे मसले में सुप्रीम कोर्ट ने आज पहले डिनाई किया कि ठीक है आप हमारे पास आए लेकिन इसे मंजूर नहीं किया जा सकता क्योंकि ये प्रोसीजर के तहत नहीं है। उसके बाद हाईकोर्ट ने भी कहा कि आज नहीं, अभी नहीं, इस तरीके से, और ये अब टल गया। सोम मंगल में जमानत पे सुनवाई होगी। देखिए, लगातार वंदना, जिस तरह से चैनल वन पे हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाते रहे, कई दिन से ये जंग जारी है और आज भी हम लोग इस पर बात कर रहे हैं कि आखिर ये हुआ कैसे और क्यों हुआ
और जिस तरह से दोनों पक्ष यानी कांग्रेस बीजेपी राजनीतिक दल जैसा आपने कहा कि आपस में भिड़ने को तैयार हैं और कौन देशद्रोही है कौन देशभक्त है इस पर जंग जारी रही। लेकिन सवाल ये है कि अगर अक्रॉस द पार्टी लाइन अबव द पार्टी लाइन और हम थोड़ा सा आगे बढ़ के और सीना चौड़ा करके अगर ये बात करें कि भाई देश हित में क्या है, नेशनलिज्म क्या है, एंटी नेशनलिज्म क्या है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई भी शायद ऐसा नहीं होगा जो एंटी नेशनल एक्टिविटी में इन लोगों का इन्वॉल्व रहा हो, या अगर रहा हो तो सजा उसको मिले और हिंदुस्तान का कानून उसे सजा दे। ये बात वंदना सभी पैनलिस्ट ने हमारे पिछले प्रोग्राम्स में कही। और आज हमारे साथ राम आधार शर्मा जी हैं जो बीजेपी के नेता हैं। और राम आधार शर्मा जी से मैं ये जरूर पूछूंगा कि कोर्ट ने जिस तरह से आज कन्हैया कुमार को वापस एक तरह से भेजा और कोर्ट ने ये कहा कि भाई फॉरवर्डेड थ्रू प्रॉपर चैनल और आप हाई कोर्ट की तरफ या लोअर कोर्ट की तरफ जाएं तब वहां आपकी हियरिंग आपकी सुनवाई होगी, आपको जमानत मिलेगी। लेकिन राम आधार शर्मा जी सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी एबीवीपी के लोगों ने ये समस्या खड़ी की, इस समस्या की जड़ वही लोग हैं और जो ये माहौल बन रहा है, वकील साहब भी बैठे हैं उनसे भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन जो ये माहौल बन रहा है सरकार इस पर मुख्य दर्शक क्यों बनी हुई है? सरकार जो कार्रवाई सरकार को करनी है, तो सरकार क्या होता है, सरकार का तंत्र पुलिस है या उसके अधिकारी हैं, बाकी वही सरकार का भाग है, तो कार्रवाई तो हो रही है। अब देखिए रही बात जेएनयू विवाद की, तो जेएनयू आज से नहीं, आप उसके इतिहास में देखेंगे तो वो सदा से विवादों में ग्रसित रहा है। आपको याद होगा कि 2010 में दांतेवाड़ा हमले में 75 जवान शहीद हुए थे और उसके शहादत को अपमानित करते हुए जेएनयू में विजय दिवस मनाया गया था। क्या यह देशभक्ति की बात थी? क्या यह देश हित का बात था? 1 मई 2000 की घटना थी। वहां पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था मुशायरे का। एक पाकिस्तानी शायर थे, नाम तो उनका याद अभी नहीं है मेरे पास, मेमोरी में मेरे नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी बात कही, ऐसी 2-4 लाइनें कही जो किसी भी हिंदुस्तानी के लिए, किसी भी भारतीय के लिए, भारतीय के गैरत को चैलेंज करने वाली बातें थीं। वहां 2 फौज के अधिकारी, मेजर रैंक के अधिकारी उस मुशायरे को सुन रहे थे। उन दोनों ने विरोध किया और जेएनयू के ये वामपंथ के तथाकथित समर्थक इन छात्रों ने हमला किया, उन दोनों को बुरी तरह पीटा। पत्रकारों की पिटाई हुई क्योंकि उन लोगों ने रिकॉर्डिंग किया था। लेकिन बाद में फिर मामले को ये करके कि बच्चे हैं, बच्चे थोड़ा उदंडता कर दिया। ताजा शर्मा जी समय ताजा हालात जो कन्हैया कुमार और जेएनयू ये अफजल गुरु पर जो लेकर जो विवाद खड़ा हुआ, अब ये बताएं, ऐसा लगता है कि वो कानून के रखवाले पटियाला हाउस में जो बैठे हैं उन्हें ही शायद भरोसा नहीं रहा कानून पर और वही मारपीट शुरू कर दिया उन्होंने, शायद इंसाफ पर यकीन नहीं रहा उनको। अब न्यायालय में क्या हुआ ये तो मैं चश्मदीद नहीं हूं, मैंने देखा नहीं, लेकिन सरकार है, न्यायालय में आपकी सरकार है, पुलिस आपकी है, पुलिस आपकी है। नहीं, न्यायालय पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है, पुलिस आपकी है, पुलिस आपकी है, पुलिस आपकी। अब पुलिस न्यायालय के अंदर नहीं जाता है, पुलिस मौजूद जाने का परमिशन सरकार की जिम्मेदारी क्या है? पुलिस न्यायालय का दायित्व है। देखिए यहाँ वकील साहब बैठे हुए हैं, वकील साहब आपको बेहतर बताएंगे न्यायालय में वो केस को समझाइए। सरकार की जिम्मेदारी क्या है? पुलिस मौजूद थी न्यायालय परिसर में, बिल्कुल पुलिस जाती है न्यायालय परिसर में और न्यायालय में। उस वक्त न्यायालय परिसर थी, न्यायालय परिसर में जो मारपीट हुई, जो मारपीट हुआ वहां पे मारपीट करने वाले कौन थे? किस दल के समर्थक वकील लोग थे? कौन जाने? सबको बचा के लाया गया, थोड़ा धक्का-मुक्की हुआ, थोड़ा धक्का-मुक्की हुआ। आप जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गिल्टी हेल्ड किया है, जिसको भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने जिसकी क्षमा याचना अस्वीकार कर दी, जिसको हमारे देश के कानून ने यूपीए गवर्नमेंट के समय में उसको महिमा मलिक कर रहे हैं। अगर आप आया, देखिए समाज में किसी भी वकील को लर्नेड काउंसिल कहा जाता है, पढ़े लिखे लोग होते हैं वकील। अब क्या वहां पर घटना हुआ क्या नहीं, मैं चश्मदीद नहीं हूं, वकील साहब सामने बैठे हुए हैं, अगर वो उस घटना को देखे होंगे तो ये बेहतर बता सकते हैं। शर्मा जी हम वकील साहब के पास आएंगे, लेकिन ओपी शर्मा जो आपके विधायक हैं जो मारपीट की उन्होंने, इसकी फुटेज सब देख रहे हैं। ओपी शर्मा को भी चोट लगी थी,
अब हो सकता है कि ये प्रेस वालों ने जो लोग उसको दिखा रहे थे उन लोगों ने उस पार्ट को एडिट कर दिया हो, वो भी अपना सिर का चोट दिखा रहे थे कि पहले मेरे को चोट लगी। मतलब आप करते हैं एडिट, मतलब आप एडिट करते हैं। ठीक है, उपाध्याय जी सुन लेते हैं, अंजरुल बारी को सुन लेते हैं। कोई मनुष्य हूँ। इरफान जी जी जी, सबसे पहले तो जिस तरह से रामाधार साहब कह रहे हैं ये बड़ा निंदनीय है। एक इतनी बड़ी घटना को इतने मामूली तरीके से पेश करना ये सबसे ज्यादा निंदनीय है। और साथ ही साथ जिस तरीके से तमाम चीजों से ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये उससे भाग नहीं सकते क्योंकि इनकी जिम्मेदारी यहाँ पर है और अपनी जिम्मेदारी से आप किसी भी कीमत पे बच नहीं सकते। अंजरुल बारी जी आपने अपनी बात कही, इस बीच हमारे साथ शाहिद अली के जो मारपीट एडवोकेट, किया होगा ठीक है, रामाधार जी आप कहिएगा कहिएगा। छोटी छोटी बातों पे छोटी बातों पर रामाधार जी आपने अपनी बात कही ना, एक मिनट इरफान रसूली, शाहिद अली हमारे साथ जुड़ गए हैं, एडवोकेट है। शाहिद साहब लॉ को समझाएंगे। जी जी, रामलाल शर्मा साहब से एक सवाल और है जी कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी विधायकों ने कहा है और विधानसभा अध्यक्ष से अमीक जामई की मंडे को 2:30 बजे मुलाकात होगी, हो सकता है कि ओपी शर्मा को सस्पेंड कर दिया जाए और पार्टी विड्रॉ कर रही है, दिल्ली बीजेपी अपने आप को विड्रॉ कर रही है ओपी शर्मा से। सुनिए, इसमें इंदिरा गांधी को भी 1978 में लोकसभा की सदस्यता से दखल कर दिया गया। हो जाएगा इनका ये 67 विधायक उनके पास है, वो जो मर्जी पास कर लेंगे। हम तो ये जानना चाहते हैं कि वो उनका काम है, उनके काम में मैं क्यों कर लेंगे, उसके बाद ठीक है ठीक है ठीक है। जिस तरह का माहौल, जिस तरह से आपस में बंटवारा हो रहा है इस वक्त लोगों का, आप ठीक है, शाहिद अली जी हमारे साथ हैं, आप एडवोकेट हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। शाहिद अली जी बहुत बहुत स्वागत आपका। एक सेकंड आरबी उपाध्याय जी, एक सेकंड सुनील कुमार जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के। सुनील जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शाहिद अली, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि बहस जो शुरू की वो इसी मसले पर हो गई है कि आखिरकार वहां जो वकील थे वो क्यों लड़ रहे थे, वो किस पार्टी के थे। आप खुद पेशे से वकील के, अगर आप वहां प्रत्यक्षदर्शी थे तो उसके बारे में भी बताएं, और अगर नहीं थे तो लर्नेड काउंसिल जैसा रामाधार जी कह रहे थे कि वो लोग इस तरीके की चीजें करें, ये एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने की। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारा मुल्क पूरी दुनिया में जाना जाता है अपने जुडिशियल सिस्टम की वजह से। जी, हम अजमल कसाब जैसे आतंकवादी को लीगल एड उसको वहां पर दिलवाते हैं, उसकी पसंद का काउंसिल वहां पर दिलवाते हैं। जी, हमारा मुल्क इस चीज के लिए जाना जाता है। अब मैं दूसरी चीज पर आ जाता हूं। पटियाला हाउस कोर्ट कि एक तरफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है और एक तरफ हाई कोर्ट है, और पटियाला हाउस के बिल्कुल बराबर में एक थाना है जिसको तिलक बाग थाना कहा जाता है। ये तीन चीजें यहां पर हैं। पटियाला हाउस दिल्ली की राजधानी में है जी, जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट, एक तरफ हाई कोर्ट और बीच में पटियाला हाउस कोर्ट। वहां पर कुछ लोग जो अपने आपको वकील कह रहे हैं, वकील के नाम पर वो बेसिकली धब्बा है, काला धब्बा है। बार काउंसिल से हमने मांग की है कि उनको सस्पेंड करा जाए, उनके जो लाइसेंस निरस्त किए जाए, और उस पर बार काउंसिल के अध्यक्ष का भी उसमें स्टेटमेंट आ चुका है, मनन साहब का, कि अगर वो वकील हैं तो उनको हम बिल्कुल पूरी तरह से बर्खास्त करेंगे। वकील होता है हाथ में कलम लेके लड़ने वाला, वकील होता है अपनी नॉलेज जो किताबों से वो हासिल करता है उसके आधार पर लड़ने वाला, वकील होता है समाज में सुधार करने वाला। वकील को एक अच्छा एक्टिविस्ट होना जरूरी है, लेकिन वकील इस तरह की चीजें कोर्ट के अंदर जाकर के करे। कोर्ट के अंदर का यह वाकया है, तमाम प्रेस रिपोर्टर्स ने दिखाया है, प्रेस ने दिखाया है। वहां पे ना सिर्फ मुल्जिमान को मारा गया है, बल्कि प्रेस के लोगों को मारा गया है, लड़कियों को मारा गया है, सबके साथ बदतमीजी की गई है। तो यहाँ पर एक इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कहती है कि वो देशद्रोही है। पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी एबीवीपी वो कहती है वो देशद्रोही है। इन्होंने अपने आप ये बन गए यहाँ पर पुलिस वाले की साहब वो देशद्रोही है। उसके बाद में इन्होंने सजा दे दी, ये अपने आप को जज तस्लीम करके कि वो उसको सजा देने का भी हक रखते हैं, और उन्होंने उसको वहां पर मारपीट उसके साथ कर दी। अभी कोर्ट का फैसला उस पर आना बाकी है कि वो देशद्रोही है या नहीं है। अभी उसमें बहुत साल टाइम लगेगा, साल लगे, महीने लगे, कुछ नहीं, कोई नहीं बता सकता। आप अपने आप को कैसे मान रहे हो? कहां से आपको पावर मिली है कि आप एक आदमी को तस्लीम कर लेते हो? अमीक जामई हमारे साथ जुड़ रहे थे, जिनके साथ ये हादसा हुआ था, और बीजेपी के जो विधायक है ओपी शर्मा, उन पर आरोप लगा था अमीक के साथ हाथापाई करने का, मारपीट करने का। अमीक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर थे। अमीक, हमारे साथ बीजेपी से रामाधार शर्मा इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ओपी शर्मा को खुद चोट लगी, उन्होंने भी दिखाया, चीजें एडिट करके दिखाई जा रही हैं और सिर्फ एक पक्ष में दिखाई जा रही हैं, सच जो है वो सामने आ ही नहीं रहा, ये कह रहे हैं रामाधार शर्मा। अमीक, आप सुन पा रहे हैं हमें?
चलिए, अमीक से शायद हमारा संपर्क नहीं बन पाया। ठीक है, शाहिद अली, आपने अपनी बात कही। सुनील कुमार जी, राहुल गांधी उपराष्ट्रपति से मिले और उसके बाद बोले कि मेरे खून में, मेरे जहन में, मेरे दिल में बस एक ही चीज है, वो देश प्रेम है, इसके अलावा मेरे पास कुछ है ही नहीं। और जो लोग अपनी विचारधारा थोप रहे हैं वो आरएसएस और एबीवीपी और बीजेपी के लोग हैं। क्या कहना चाह रहे हैं राहुल गांधी? वो जेएनयू भी जाते हैं, वहां भी मुलाकात करते हैं, मतलब किस तरीके से देखते हैं कि आप और आपकी पार्टी इस एंगल को? देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये एक बहुत ही दुखद घटना हुई है जी। इसके लिए राहुल जी गए थे वहाँ, और वहाँ जाने के बाद जो आपके सामने सब चीज़ें सामने आ रही हैं, और हमारे जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है राहुल जी कल राष्ट्रपति साहब से भी मिले, और उन्होंने सारी जो वहाँ पर चीज़ें हुई उसके बारे में उनको जानकारी दी। और इसमें कोई दो राय नहीं है, ये आरएसएस के लोग हैं, और इसमें इनके जो हमारे जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं उन्होंने खुद कहा है कि मेरे जो खून में है वो देशभक्ति है, और इसकी कोई दो राय नहीं है कि जो कुर्बानी जो उनके परिवार ने जो दी उसमें आपने देखा, पूरे देश ने देखा है कि सुनील जी, अब राहुल गांधी को कहना पड़ेगा, राहुल गांधी को इस देश में कहने की जरूरत पड़ेगी। ये कहना पड़ा राहुल गांधी को, ये भी मुझे लगता है जरूरत पड़ गई कि वो इस बात को कहें। आप सुन नहीं रहे, आप सुनेंगे तो अमीक इस बीच एक बार फिर से हमारे साथ है। इरफान जी इस मसले पर बात करते हैं। अमीक एक बार फिर हमारे साथ है। ये भी शर्मनाक है। अमीक, शर्म नहीं है, अमीक आप सुन पा रहे हैं हमें? जो घटना हो रही है वो शर्मनाक है, आप उस पर बात कीजिए। अमीक राहुल जी चाहते हैं इसमें जी सुनील जी, मैं आऊंगी आपके पास, एक सेकंड। अमीक जामी वो शख्स है जिनके साथ हाथापाई हुई थी, ओपी शर्मा पर आरोप लगा था। अमीक, इस वक्त बीजेपी से हमारे साथ रामाधार शर्मा है जो कह रहे हैं कि आप लोगों ने भी प्रोवोक किया उन लोगों को, आप लोगों ने भी अटेम्प्ट किया अटैक करने का, और उसके बाद रिवर्स रिएक्शन था ये उनका। देखिए, मुझे बहुत शर्म आ रही है कि ये जो बीजेपी के प्रवक्ता महोदय हैं, वो मीडिया पे हमला करने के बाद जो वीडियो दिखाए गए हैं, और जिन हमारी महिला पत्रकारों को इन लोगों ने कहा कि हम रेप कर देंगे, आप जेएनयू के या पत्रकार हैं, और अब ये दूसरा इल्जाम ये है वही मीडिया जो वीडियो दिखा रहा है वो गलत वीडियो है, काट छाट के साथ दिखा रहा है ना। और इनके जो वकील हैं आरएसएस से जुड़े हुए 250 से 300 वकील उसके अंदर थे पटियाला कोर्ट के अंदर जी। और ओपी शर्मा जो कि पूर्व ओएसडी रहे हैं श्री अरुण जेटली के, जी। अरुण जेटली के साथ ही वो उस दिन अदालत में आए थे जी। और मुझे इन्होंने मुझे कहा है कि मैंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जी। उस आदमी को जिसने अकाली बल्लभगढ़ में उस नफरत के माहौल में ईद मिलन करा के हिंदू मुसलमानों को सौदी अग्निवेश के साथ एक करने का काम किया, तो ये जो राष्ट्रवाद का जो सर्टिफिकेट ये आरएसएस बीजेपी के लोग जो पूरे मुल्क में सबको बांट रहे हैं, दरअसल देखिए इस देश को बनाने वाले 80% लोग सेकुलर सोशलिस्ट दिमाग के लोग थे। उस समय जब हम सारे लोग 80% लोग जब सीपीआई के लोग मुखबिरी कर रहे हैं, बताइए कि आपने आप उसका जवाब अमीर जिस तरह से आपने प्रोवोक किया था तभी मारपीट हुई होगी, इस तरह से नहीं तो कोई पागल नंबर कुछ कह रहे हैं आप लोगों ने जेएनयू में 2010 में जो बलिदान ये आप लोगों ने जो विजय दिवस मनाया था, रामाधार जी कुछ कह रहे हैं। अमीक आपके सवाल के जवाब में कुछ कह रहे हैं। हाँ अमित कहिए। अगर मैंने प्रवोक किया जी तो ओपी शर्मा की को वारंट क्यों जारी हुआ पेश होने का? और पेश होगा कानून अपना काम करेगा। यही तो अभी हमारे माननीय साथी लर्नेड वकील साहब ने कहा कि हमारा देश जुडिशियरी सिस्टम के लिए जाना जाता है। अगर ओपी शर्मा ने आपको आपकी पिटाई की होगी और आपने प्रोवोक नहीं किया होगा तो वो जो सेक्शन उनके ऊपर लगेगा। मैं इनको वकील नहीं कहता हूँ, मैं इनको गुंडे कहता हूँ जो काली। अब लीजिए वकील को लर्नेड वकील कहा जाता है, यह आप अवमानना कर रहे हैं बार का, इस पर भी आपको 3 साल की सजा हो सकती है।
इस बात और रिकॉर्ड बोल रहे हैं आप। वकीलों से मत वकील को आप गुंडा कह रहे हैं। जब गुंडागर्दी कर रहे हैं तो गुंडा कहा जाएगा। आप उनको भी वकील को गुंडा, जब वो गुंडागर्दी करेंगे, जब वो गुंडागर्दी करेंगे तो गुंडा ही कहे जाएंगे, वकील हो ही नहीं सकते सर। वो वकील हो ही नहीं सकते जो गुंडागर्दी कर रहे हैं। रामदास शर्मा जी, जो कानून को अपने हाथ में ले वकील हो ही नहीं सकते। वकील को गुंडा कह रहे हैं। ये लोग ऐसे ही हरकत की है। ये डिसाइड कौन करेगा? काले कोट में और लोग भी आ सकते हैं, जैसा ठीक है अमीक, इस वक्त ठीक है इरफान जी, एक सेकंड अमीक आप सुन पा रहे हैं? अमीक आप सुन पा रहे हैं? जी जी अमीक, रामाधार शर्मा ने शो में शुरुआत में एक बात कही, उन्होंने कहा कि जेएनयू के आप जेएनयू के, ठीक है शाहिद जी एक सेकंड, अमीक जेएनयू के स्टूडेंट के लिए आप वहां पर खड़े थे, आप कन्हैया कुमार के समर्थन में वहां पर खड़े थे, आप हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। सीपीआई का सदस्य हूँ, कन्हैया कुमार हमारे स्टूडेंट लीडर है। मैं कन्हैया के लिए आज पूरा देश, ठीक है अमीक, रामाधार शर्मा जी भी कह रहे हैं, सर मैं पूछती सीटिंग अरेंजमेंट जो रहता है वो एडवोकेट के लिए होता है, उस पे जाके कब्जा करके बैठा नहीं जाता है। जब पुकार होता है तब अभियुक्त सामने जाता है और उसके वकील साथ में जाते हैं। नहीं अमित, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, रामाधार शर्मा जी शुरुआत में ये कह रहे थे कि जब दंतेवाड़ा में नक्सली जो है जवानों की हत्या कर देते हैं तो जेएनयू में जश्न होता है। जवानों की हत्या 2010 में लोग ऐसा करते हैं, उसके खिलाफ विजय दिवस मनाया था इन लोगों ने। जिसको पूजा नहीं जाता ये उसकी भी पूजा करते थे। जेएनयू में पूरे देश में दुर्गा पूजा किया जाता है, ये लोग महिषासुर दिवस मनाते हैं। अरे ये लोग 1 मई 2000 को 2 फौजी अधिकारियों को मरणासन स्थिति में छोड़ दिए थे। रामाधार शर्मा जी अब क्या जवाब देंगे? अब उनसे जवाब ले लेते। सुन लीजिए अमीक जी, सवाल आपसे ये कि क्या सच में ऐसा है कि जवानों की शहादत पे जश्न करते हैं आप लोग? मतलब ना एक चीज फोन कट गया है, मतलब ना एक चीज हम समझना चाहेंगे रमाधार साहब से। रमाधार साहब, अगर ये गलती कहीं पर हो रही है तो क्या आप उस गलती को आप करेंगे? ये आपको कैसे जस्टिफाई हो जाता है? आप ये बताएं, अगर सीपीआई के लोगों ने एक गलती की जेएनयू के अंदर, उस वक्त क्यों नहीं एक्शन हुआ? आज आप जो है जब एक गलती यहाँ पर हो रही है, आप उस चीज को बहाना बना करके उस चीज को छुपाने की कोशिश करते हैं। ये कोर्ट रूम में जो है, आप शहरी बनने की कोशिश कोर्ट रूम में ये लोग जिम्मेदार काउंसिल की कुर्सियों पे कब्जा करके क्यों बैठे थे? वहाँ इनको हटने को कहा गया कि आप हटे, इन कुर्सियों को आप छोड़ें। ये वकील हम लोगों के लिए ये हमारे उसमें ये लोग उलझ गए, मारपीट हो गई। अब कौन से लोग थे, किस बल के लोग थे, क्या एडवोकेट, ओनली एडवोकेट। ठीक है इरफान जी, अमीक एक बार फिर से हमारे साथ है। अमीक, सवाल ये कि बीजेपी विड्रॉ, अमीक आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही, मैं अपनी बात बस पूरा कर देना चाहता हूँ, अगर मुझे समय दे दें। नहीं आप कहें। देखिए मैंने कहा कि जो है आज बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश बाबू ने आज सारे देश की मीडिया से उन्होंने कहा कि ओपी शर्मा ने जो कुछ किया है वो गलत था, पार्टी अपने आप को उनसे अलग करती है। तो सवाल ये है कि ये जो प्रवक्ता लोग बैठे हैं, या तो इनको अपनी पार्टी का स्टैंड नहीं पता है अभी तक, और दूसरी बात रही आप हमको सिखाएंगे कि क्या स्टैंड है, आप भी जवाब अब आप हमको बताएंगे। अब आपके दल के गया ये आइडियोलॉजी तिरंगा का फ्लैग तुम लोग करते हो ना, मेरी बात सुनो। तुम्हारी आरएसएस ने देश की आजादी के बाद से लेकर 2002 तक आरएसएस के बारे में मिस्टर अमित, इसीलिए यही व्यवहार हमारे देश को तिरंगे को अपने मुद्दे की बात करें केवल। ठीक है अमित बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी, अपना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका इस बातचीत के लिए। ये बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। रामाधार शर्मा जी हमारे जो बाकी पैनलिस्ट हैं उनसे भी राय लेंगे, क्योंकि बारी जी ने जो कहा है उसके हिसाब से बीजेपी बहुत बड़े सवालों के बीच में कटघरे में नजर आती है। आरबी उपाध्याय भी कुछ ऐसा ही विचार रखते हैं और इरफान रसूल भी। इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे अपने कुछ और साथियों के साथ, लेकिन फिलहाल बहुत छोटा
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जांच में 3-5 है, ऐसा लग रहा है या ऐसा हो रहा है, इसकी हकीकत क्या है, ये हमारे पैनल के बीच चर्चा का विषय है। हमारे साथ शाहिद अली जी एडवोकेट लगातार बने हुए हैं, रामाधार शर्मा बीजेपी से हमारे साथ हैं, सुनील कुमार जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं, आरबी उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, इरफान रसूल हमारे वरिष्ठ सहयोगी और अंजरुल बारी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। शाहिद अली जी, आपसे और सुनील कुमार जी से विशेष तौर पर बातचीत करना चाहेंगे हम लोग। कांग्रेस को लेकर भी आपने शुरू में कहा राहुल गांधी का, अब राहुल गांधी प्रेस को थोड़ा ब्रीफ करेंगे और बताएंगे कि मेरे पास देश प्रेम है, इसके सिवा कुछ नहीं है। ये अपने आप में थोड़ा अजीब लगा बीजेपी के लोगों को या दूसरी पार्टी के लोगों को। बात यहीं से खत्म हुई थी, मैं भी शुरू कर दूं। हाँ कहें। क्या राहुल गांधी को यह कहना पड़ा, क्या मजबूरी थी, क्या जरूरत थी, आखिर यह कहना क्यों पड़ा उन्हें? ऐसा समय आ गया। अब बलिदान आप बता रहे हैं कि बलिदान दिया उनके खानदान ने, सही है, लेकिन आज ये नौबत आ गई कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं। कभी सोचा नहीं आप लोगों ने, सबसे बड़ी पार्टी इस मुल्क की। सुनील जी आपसे। नहीं आप बोलिए, नहीं आप कहिए, सुनील जी आप कहिए। मैंने जोर दिया उसमें। देखिए, अगर राहुल जी जेएनयू गए तो वो जो हमारे छात्र लोग थे, जो जेएनयू के लोग थे, उनके लिए गए। ठीक है, वहां कोई राजनीति नहीं थी, वो एक जैसे नॉर्मल लोग जाते हैं उस तरीके से राहुल जी गए थे। और आपको मैं बता राहुल जी नॉर्मल नहीं है ना भाई, आप कांग्रेस के उपाध्यक्ष कहने दीजिए, रामाधार जी सुन लेते हैं, सुनील जी को सुन लेते हैं। सुनील जी आप कहिए। हिंदुस्तान के युवाओं के पास एक ऊर्जा है और आप जान सकते हैं उस ऊर्जा के साथ अगर हम छेड़छाड़ करेंगे तो ठीक नहीं है, क्योंकि देश में आज इतना युवा है और ये सब चीजें जो है देश को ठीक नहीं है। आप गलत दिशा पर मत जाइए। तो राहुल जी जो गए वहां पर, राहुल जी ने वहां पर कोई ऐसा उस तरीके का भाषण नहीं दिया। राहुल जी गए वहां पर, सबकी बात सुनी, सबसे बात की उन्होंने। और ये जो सब चल रहा है, ये सब आरएसएस के लोगों का, बीजेपी के लोगों का जो भी खेल चल रहा है, आप देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। बारी जी आऊंगी मैं आपके पास भी। तो इसलिए हम चाहते हैं देश में अमन चैन शांति रहे। आप लोग चाहते हैं, इसके लिए कुछ करेंगे नहीं, लेकिन सिर्फ पहुंचना और विजिट करके आ जाना। देश की जनता जब चल रहा था तो आरएसएस और बीजेपी के लोग बताएंगे आपको। मेरे दोस्त बारी जी सवाल करना चाह रहे हैं। सुनील जी एक बार, जब राहुल गांधी वहां पहुंचे, जेएनयू में आग लगी हुई थी, उन्होंने कहा आरएसएस के वाइस चांसलर सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में बैठे हैं। ये उस वक्त का तकाजा, क्या उस वक्त का जवाब था? क्या ये बात उस वक्त करनी चाहिए थी? नहीं, देखिए, अगर या आग को ठंडी करना था? देखिए, वहां पर ये बातें थी नहीं उस टाइम, आप समझ सकते हैं। ये तो बाहर जब हुआ है, आप देख रहे हैं और पूरा देश देख रहा है, ये उस टाइम कुछ नहीं था। राहुल जी जब गए, पूरा अमन चैन शांति था वहां पर, ऐसा कुछ नहीं था। अरे भाई, ये तो आरएसएस और बीजेपी के लोग एक छोटा सा, चूंकि क्या बात करते हैं राहुल जी के कसीदे पढ़िए, आपकी मजबूरी है, लेकिन एक बात कसीदे नहीं, देखिए क्या वजह है, देश के लिए जो कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने किया, वो हम सामने है। ठीक है, सुन लीजिए, बारी जी को सुन लीजिए। क्या वजह है कि पार्टी आज राहुल जी के इस स्टैंड पर जो जेएनयू गए, उस पर एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई नजर नहीं आ रही है? नहीं, क्यों इसमें बिखरा? पार्टी का एक स्टैंड, अगर राहुल का ये स्टैंड पार्टी का एक, फिर क्या वजह है कि लोग नहीं है साथ? नहीं, सब लोग साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कौन बताइए आप? ये आप कैसे कह रहे हैं? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, के पास पार्टी का ही निर्णय है। नहीं, राष्ट्रपति के पास जितने लोग वहां पर हैं, सब लोग वहां पर हैं। कितने महासचिव गए थे राष्ट्रपति के पास, बताइए मुझे। देखिए, कितने महासचिव? देखिए, आपको बता देता हूं, ये नंबर से नहीं होता है जी। जो हमारे नेता हैं, अगर हमारे नेता ने कुछ स्टैंड लिया है तो वो पूरी पार्टी का स्टैंड है। नहीं, लेकिन आप इस चीज को जो है, मुझे नहीं पता, शायद आपको ये पता है या नहीं पता है, लेकिन आप ये जो है जान लीजिए कि आपकी पार्टी में राहुल के इस स्टैंड को लेकर के एक राय नहीं है। आप मान सकते हैं, ये हम नहीं मान सकते, क्योंकि हमारी पार्टी का एक स्टैंड है, जो हमारा नेता है। ठीक है, ये आपका कहना है, पार्टी का स्टैंड है। सुनील जी, रामाधार शर्मा जी, दोनों से मैं एक बात कहूंगा, लगातार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कई दिन से इस पे, ये पार्टी लाइन से ऊपर उठकर और नेशनलिज्म के लिए बात करिए, नेशनलिज्म के लिए ही राहुल जी जेएनयू गए थे, कोई पार्टी के लिए नहीं गए थे, वहां कोई वोट बैंक नहीं था। सुनील जी, हमें लगता है राहुल जी को घूमना बहुत अच्छा लगता है। देखिए, कंपनसेट मत कीजिए, कांग्रेस ने किया तो बीजेपी ने किया। नहीं, हमें इस पे नहीं जाना है। बीजेपी मालिक है, मालिक है आम जनता, आम नागरिक जानना चाहता है। आरबी उपाध्याय इस पर क्या कह रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं। क्या स्टैंड लिया गया और आम नागरिक, जनता की अदालत सब देख रही है। जी, आरबी सिखाएगी। उपाध्याय जी, आम नागरिक की बात है, आम नागरिक बिल्कुल नहीं चाहता इस तरह से, जिस तरह से हो रहा है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, कोई देशद्रोही है, उसको सजा दीजिए। अब आप सजा देने में नाकाम रहते हैं और नाकामी दूसरे के ऊपर फोड़ देते हैं, वो भी ठीक नहीं है। मैं शर्मा जी को सुन रहा था, इतने दिन हो गए, पहले आपने कन्हैया का सारे सबूत मौजूद हैं,
बिल्कुल फुल प्रूफ और कोर्ट में आप कुछ नहीं कर पाए, कोर्ट में कोई सबूत आप नहीं रख पाए उस तरीके का। और यहाँ तक एरिया पुलिस कमिश्नर ने कि हम उसकी जमानत का विरोध नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कहते हैं क्यों नहीं पुलिस कमिश्नर करेंगे? आपके एक दिल्ली का पुलिस कमिश्नर कहता है कि हम जमानत का विरोध नहीं, वो भी प्रेस उपाध्याय जी मुझे लगता है नहीं करेंगे बल्कि नहीं कर पाएंगे। तो बस कुछ होता तो करते, मेरा कहने का कुछ होता तो करते, मेरा कहने का कर नहीं पाएंगे उसने। मैं वही कह रहा हूँ कि वो सबूत आप कहाँ चले गए आपके पास से। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप जिस तरीके से पूरे देश को आग में झोंके दे रहे हैं सिर्फ राजनीति के चक्कर में, और आप कहते हैं कि भी हम बहुत देशभक्त हैं। उपाध्याय जी, आपको नहीं लगता कि अगर सरकार झोंक रही है, जैसा आप लोग कह रहे हैं बार बार एबीवीपी या बीजेपी के लिए हम कह रहे हैं, तो बचाने भी कोई नहीं आ रहा, आपको ठंडा करने भी कोई नहीं आ रहा, ना लेफ्ट आ रही, ना कांग्रेस आ रही, ना कोई और पॉलिटिकल पार्टी आ रही, ना कोई इंटेलेक्चुअल क्लास आ रहा। बड़ा आश्चर्य होता है। नहीं, अगर हम किसी को ये कह रहे हैं कि वो आग लगा रहा है तो पानी डालने वाले लोगों का भी जिक्र कीजिए ना। हमें लगता है प्रधानमंत्री को इस मामले में पहल करनी चाहिए। जिस तरीके से देखिए मेरी बात सुनिए, कोई धर्म नहीं है, चौथा स्तंभ को बिल्कुल अपना मामले को नॉर्मलाइज किया था, उसी तरीके से प्रधानमंत्री ये छोटा मामला नहीं है, छोटा मामला नहीं है। नहीं, मेरा आपसे ये कहना है, फिर मैं नहीं एक सेकंड बारी के उपाध्याय जी को सुन लीजिए। जो हो रहा है पुलिस कुछ कर नहीं रही है, शांत होता है जी। शांत तो करना भी, मैं एक चीज बता दूं, बिल्कुल नॉर्मलाइज करना सब मैटर को, वो भी गवर्नमेंट का काम है। और जहां सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पुलिस प्रशासन पूरा आईबी और सारे आईबीआई सीबीआई सब है जी। आप क्या कर रहे हैं? आप दूसरे को ठीक है, मुझे थोड़ा सा अजीब इसलिए लग रहा है उपाध्याय जी, आप सबने जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी नारे लगे, वहां किसी वीडियो की रिक्वायरमेंट नहीं थी, वहां क्लियर सुनाई दे रहा है। मुझे नहीं लग रहा किसी को भी शक सुबह होगा, मशाल से रैली निकाली जा रही है, वहां किसकी सरकार के, वहां क्यों नहीं एक्शन हुआ? हर जगह देखिए, मुझे नहीं लगता, आप अगर बात कर रहे हैं तो इन टोटलिटी करें। आप किसकी बात कर रहे हैं? आप जम्मू और कश्मीर में मुझे हैरत है कि ममता जी ने वहां पे किसी को नहीं कहा कि ये कंडेम करो, इससे यहाँ पे अरेस्ट नहीं करो। ये बड़ी अजीब विषय है। अगर ममता बनर्जी एक्शन नहीं लेती है वो भी सवालों के घेरे। बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ पानी जी, मैं यही कह रही हूँ। उपाध्याय जी ने एक सवाल उठाया, चरित्र तो हर एक राजनीतिक दल का एक जैसा ही दिख रहा है। उपाध्याय जी ने एक सवाल उठाया, उसका जवाब रामदास शर्मा जी वर्षों से सियासत में बहुत बड़े सियासी लीडर हैं। रामदास शर्मा जी, एक पार्टी अफजल गुरु को शहीद मानती है, पीडीपी है, और उससे सरकार बनाने के लिए बेचैन बेकरार हैं आप, वो अलायंस को तैयार हैं। राम माधव ठीक है, रामाधार जी से जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। फायदा है और उसके पक्ष में आप हैं, तो क्या लालच नहीं है? क्या पीडीपी का अपना एजेंडा है, जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टी है? ये जवाब सुन लीजिए, उपाध्याय जी सुन लीजिए। उपाध्याय जी इसकी जरूरत नहीं लगाएंगे तो मुश्किल नहीं। रामाधार जी आप अपना जवाब दीजिए आप। पीडीपी क्षेत्रीय दल है, उसका अपना एजेंडा है। बीजेपी का पीडीपी के साथ जो समझौता हुआ वो कॉमन मिनिमम जो एजेंडा बना प्रोग्राम का, उस पे समझौता हुआ और सरकार उस पे बनी। जब तक मुफ्ती साहब जिंदा रहे तब तक सरकार चली। मुफ्ती साहब के मरने के बाद ऑटोमेटिकली सरकार भंग हो गई। अब आगे भी अगर सरकार बनेगी, आगे भी पीडीपी के साथ मिलकर बीजेपी अगर सरकार बनाती है तो कॉमन एजेंडा एक फिक्स होगा, जो निश्चित रूप से आप लोग भरोसे में रहिए। इस देश के लोगों ने मत दिया है भाजपा को। भाजपा ऐसा कोई कार्य नहीं करेगी जो देश हित में ना हो। क्या मौका अरे राजनीति अवसरों का खेल है भाई मेरे। मुफ्ती के साथ कांग्रेस ने भी तो सरकार बनाई। आप ये बताइए कि कांग्रेस ने सरकार पीडीपी के साथ बनाई थी या नहीं बनाई? बिल्कुल बनाई है। वहाँ के मतदाताओं ने अगर फ्रैक्चर मैंडेट दिया है तो सरकार तो चलनी चाहिए। इसके साथ तय होगा।
उग्रवादी आपके साथ सरकार बना ली, वो लोग अच्छे हो गए। बात रह जाएगी। अलगाववादी नेता गनी लोन का बेटा सज्जाद लोन का स्तंभ का मिल गया, वो सही होता है। सुनिए रामनाथ शर्मा, सज्जाद लोन भी उसमें मंत्री थे, अलगाववादी नेता अब्दुल गनी लोन के बेटे हैं। आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कश्मीर से समझौता कर रही बीजेपी। नहीं, समझौते वाली कोई बात नहीं है। जवाब नहीं है आपके पास के लिए, जवाब नहीं है आपके पास। और एक सवाल आ जाते हैं, पंजाब में भुल्लर नाम का जो आतंकवादी है वो जेल में सजा काट रहा है, उसको जो है फांसी की सजा होती है, लेकिन एक रेजोल्यूशन लाया जाता है विधानसभा के अंदर और फिर उसकी फांसी को जो है मुतहद में तब्दील की जाती है और पूरा पंजाब की जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सारे एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं। वहां पर भी बीजेपी उनके साथ है, यहाँ पर भी राजनीति नहीं दिखाई जा रही है। देशभक्ति की बात है। भुल्लर मानसिक रोगी है और वकील साहब बताएंगे किसी पागल को फांसी दी जा सकती है। ठीक है, शाहिद अली जी से पूछ लेते हैं। शाहिद अली जी, सवाल रह जाएगा। जब बादल को सजा दी जा सकती है फांसी की। बादल ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जलाया, अकाली लीडर हैं, उनसे समझौता है आपका? देखिए, पंजाब जो क्षेत्रीय शर्मा जी जवाब और एक और बात कहेंगे, इन लोगों के किया था। हमारे पास कांग्रेस नेता सुनील जी बैठे, उनसे पूछेंगे। लेकिन शर्मा जी प्लीज, सुनील जी और आप सभी ये कह रहे हैं कि ये कांग्रेस ने किया, बीजेपी ने किया, हमारे चैनल 1 न्यूज का ये मैसेज नहीं होना चाहिए। ये नेशनलिज्म का सवाल है, सीधा जवाब दीजिए कि कितने आप देशभक्त हैं। राहुल गांधी को जो कहना पड़ा, क्या वो सबको कहना पड़ेगा? शर्मा जी नहीं, मैं तो नहीं कहता कि मैं देशभक्त हूँ। तो नहीं, आप देशभक्त नहीं है, आप नहीं है देशभक्त। मैं भारतीय हूँ तो देशभक्त। कोई भारतीय ऐसा नहीं मिलेगा जो देशभक्त नहीं हो। मैं भारतीय हूँ, मैं देशभक्त नहीं कहेंगे, ये कहने की क्या आवश्यकता है? बिना आपने भारतीय हूँ तो देशभक्त हूँ, वो सबके साथ है। जी उपाध्याय जी, शाहिद जी को भी सुन लेते हैं। शाहिद, देखिए उन्होंने कहा नहीं है, फिर वही बात हो रही है, एलिगेशन की बात हम लोग बार बार कर रहे हैं। हमारी जो प्रॉब्लम थी, जो पैनल में लगातार डिस्कस हो रहा है, ऑर्डर करें 124। आज भी बीएस बस्सी ने कहा, आज भी दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने कहा है 124A के तहत एलिगेशन है, अब उस पर इन्वेस्टिगेशन है। आप देखिए होता है या नहीं होता है। हम ये कह रहे हैं कि ये जो आग जो लगा दी देश भर में, ये तमाम यूनिवर्सिटीज में जो विद्रोह होने लगा, ये जो इस तरीके के स्वर सुनाई दे रहे हैं, इनको लेकर पॉलिटिकल पार्टीज बिल्कुल नहीं सोच रही कि वो देश को आग में झोंक रही है। नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, आग लगी है पूरे, बिल्कुल है। बिहार में लग गया, आपके भी बंगाल में लग बिल्कुल है, रहा है, बिल्कुल है। नहीं, मैं तो यही कह रही हूँ कि बिहार में भी हो रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव नहीं ले रही। अभी जो मेन वंदना जहाँ पे हम लोग पहुंचे हैं, नेशनल इंटरेस्ट में क्या है, नेशनलिज्म क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी और ठीक है। शाहिद अली जी को सुन लेते हैं। इरफान जी, होना चाहिए, सीधा जवाब होना चाहिए। एक गरीब के बेटे को इस देश के मतदाताओं ने प्रधानमंत्री चुना है, ये लोगों से पच नहीं रहा। ठीक है रामत भाई, ठीक है, आप शाहिद अली को सुन तो लीजिए। देश के लोगों ने चुना है, आप इनको राजधर्म नहीं दिलाने दे रहे हैं, चुना है, आप काम नहीं करने दे रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, राजधर्म नहीं कर रहे हैं। नेशनलिज्म इस मुल्क में बहुत अफसोस की बात यह है कि एक ऐसा मुद्दा बना दिया गया है कि अगर आप घर वापसी कर लोगे, यानी कि हमारी पार्टी में आ जाओगे, तो आप नेशनलिस्ट हो। बस, चाहे फिर आप आतंकवादी ही क्यों ना हो, चाहे फिर आप पीडीपी ही क्यों ना हो, बिल्कुल, चाहे फिर आप अफजल को शहीद मानने वाले क्यों ना हो, लेकिन अगर आप हमारी पार्टी में नहीं हुए, लेकिन अगर आप हमारी पार्टी में नहीं हुए तो आपको हम आतंकवादी भी कहेंगे, आपको हम देशद्रोही भी कहेंगे, आपको हम अदालत में पेश भी नहीं होने देंगे, आपको हम अदालत के बाहर मारेंगे भी, और आपको हम किसी भी तरह से कोई इस मुल्क के अंदर सुरक्षा नहीं लेने देंगे। सीधी सा फंडा चल रहा है, कभी वो घर वापसी के नाम पर चलता है, कभी वो किसी और नाम से चलता है। किसी को भी कोई भी सरकार नहीं दे सकती। कल ये घर वापसी के नाम पर चला था, कभी धर्म वापसी के नाम पर चलता है, कभी लव जिहाद। रामाधार शर्मा जी, शाहिद अली आपके एलिगेशन लगा रहे हैं आपकी पार्टी पे, सुनील जी कांग्रेस भी कह रहे हैं आपकी पार्टी जो है वो कौन सा चरित्र दिखा रही है। अंजरुल बारी का यही थॉट है कि आप लोग अपने काम में फेल रखे। आरबी उपाध्याय कह रहे हैं कि अगर आप आरएसएस की बात करें
बीजेपी की बात करें तो ठीक है, नहीं तो आप देशभक्त नहीं है। तमाम जो आरोप है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सरकार, आपकी पार्टी और आपकी पार्टी के चरित्र को लेकर हो रहे हैं। जो कहते हैं एक सवाल हमें उस पर बड़ी हंसी आती है। आपके सामने आतंकवादियों को आप महिमामंडित कर देंगे क्योंकि वो आपके मतलब नहीं, रामाधार शर्मा जी आप दूरी बना के ही ठीक है उपाध्याय जी, ठीक है, आपने कह दिया उपाध्याय जी। अब आप रामाधार जी से जवाब ले लीजिए जी। सर एक सेकंड मैं चाहती हूँ आप रामाधार जी को बोलने दें। बोलिए जी। कौन सा? देखिए इस देश में आरएसएस के बारे में बड़े भ्रम की स्थिति बनी हुई है। आरएसएस के बारे में देखिए, मैं अपनी पृष्ठभूमि बता दूं कि मैं 36 साल तक कांग्रेस का जिला स्तर से लेके राष्ट्रीय स्तर तक का मैं लीडर रहा। नागपुर में आरएसएस की बात कर रहा हूं। कहा जा रहे हैं आप आरएसएस कट्टर आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं, स्वयं सेवक हैं, जो सीनियर लोग हैं, उन लोगों से एक बार बात कर लेंगे तो सारी भ्रांति दिमाग से निकल जाएगी। उपाध्याय जी क्यों कर लेंगे? क्या हमारा देश और समाज के प्रति राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ऐसी आरएसएस का प्रोग्राम नहीं कर रहे, आरएसएस का प्रोग्राम नहीं कर रहे। की बात सरकार से सवाल है, आरएसएस का प्रोग्राम नहीं है, सरकार से सवाल है। क्या इस तरह से हमसे सवाल तय की जाएगी? से सवाल करने के बीच में आरएसएस का नाम आप ले रहे हैं, हमने नहीं लिया। नहीं, राहुल गांधी ले रहे हैं, लेफ्ट पार्टीज ले रही हैं, इंटेलेक्चुअल लोग ले रहे हैं, जेएनयू के मौजूदा प्रोफेसर ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आरएसएस का एजेंडा आपको राजनीति छोड़नी होगी। नेशनल इंटरेस्ट का सबसे बड़ा मसला है, ये बहुत गंभीर इशू है, क्योंकि ये युवा पीढ़ी से जुड़ा हुआ मामला है और युवा पीढ़ी जब किसी चीज में जुड़ती है तो ये याद रखिए बहुत बड़ा इंकलाब भी आता है। यही युवा पीढ़ी अगर बिगड़ जाएगी तो ये याद रखिए देश की सबसे घातक चीज साबित होगा। आप आगे जाएंगे जन्म हुआ था वो इसी मुद्दे पे हुआ था। इस मामले पे राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि देश हित को सामने रखते हुए मामले को आगे बढ़ाना चाहिए। आप किसके दोस्त हैं, किसके दुश्मन? वंदे मातरम आप कहते वंदे मातरम कहो, आपके कहने से वंदे मातरम कोई क्यों कहेगा? आप कौन होते हैं कहने वाले? इरफान रसूल, लेकिन वंदे मातरम का विरोध करने की जरूरत किसे है? बात करें इरफान रसूल, वंदे मातरम का विरोध करने की जरूरत किसे है? नहीं, लेकिन आप खुद सोच के देखिए, राष्ट्रगान से परहेज किसे गए? वंदे मातरम बोलने पे आपत्ति किसे गए? भारत माता की जय बोलने पे रुकेगा कौन? आपत्ति नहीं है, आपत्ति नहीं है, लेकिन थोप नहीं सकते। नहीं, ये थोपने वाली चीजें हैं ही नहीं, ये सत्ता है, ये हमारे भीतर है। जिस तरीके से पूरी बात तो सुन ले। ठीक है, इरफान जी को सुन लेते हैं, पूरी बात इरफान जी को सुन लेते हैं, इरफान जी को सुन लेते हैं। जी अंदर पूरी बात इरफान जी को सुन लेते हैं, ये क्या है? बात सुन लीजिए। ठीक है। महात्मा गांधी के हत्यारे को महिमा मंडित करना, उनका मंदिर बनाना, उनकी तारीफें करना, ये कौन सी देशभक्ति है? साहब एक मिनट सर, एक मिनट रह जाएगी। आरएसएस को देशभक्त कह रहे हैं। इरफान रसूल को सुन लीजिए, शाहिद जी इरफान रसूल को सुन लीजिए। बात का जवाब दे रही थी, मेरी पूरी बात सुनी नहीं। जी आप कहें। आज का इंसिडेंट ये है कि वकीलों का धरना था, प्रोटेस्ट था, और एक मीडिया चैनल वाली एक रिपोर्टर से कहा जा रहा था कि वंदे मातरम को तो हम तुमसे बात करेंगे, वंदे मातरम को, हिंदुस्तान जिंदाबाद को। तो सबसे ये कहलवाने की जरूरत है क्या? भाई सब कह रहे हैं, सब कहेंगे, लेकिन आप तो ऐसा प्रेशर डाल रहे हैं। आप तो जैसे लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि सबका टेस्ट लेंगे, सबका इंटरव्यू होगा, तब इस मुल्क में लोग रह पाएंगे, वरना आप इस देश से बाहर निकाल देंगे। रामदास शर्मा जी सीधा जवाब चाहिए प्लीज, उपाध्याय जी प्लीज। राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान का अगर कोई नाम लेता, गाता है या गाने को प्रेरित करता है तो ये निश्चित रूप से एक अच्छा कदम है। ठीक है, इसकी आलोचना नहीं, प्रेशर डालेंगे, आलोचना नहीं, प्रेशर डालेंगे। एक सेकंड एक बात कह दूं, जितने स्टूडेंट
स्टूडेंट हैं क्या राष्ट्रगान नहीं करते हैं? सब करते हैं, यूनिवर्सिटी में राष्ट्रगान सब नहीं करते हैं, होता, पूरा देश किसी करता स्कूल में राष्ट्रगान नहीं होता। माननीय- कहाँ आप क्या कहना चाहते हैं? स्कूलों में आग लगा के स्टूडेंट को बांट के आप क्या भला करना चाहते हैं? उपाध्याय जी, उपाध्याय जी, जेएनयू में कई ऐसी चीजें नहीं होती। एक प्रदेश के जेएनयू में कई ऐसी चीजें नहीं होती। उपाध्याय जी का मैं ज्ञान चक्षु अभी मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि आप लोग सिक्के के दूसरे पहलू की चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? 8 विधायकों का से मैंने प्रश्न पूछा कि भैया राष्ट्रगीत गा के बता दो, उसमें से मात्र 12 लोग जनगण मन अधिनायक जय हे याद था उनको। शर्मा जी एक सेकंड बाकी और ये आप बता रहे राष्ट्रगीत आप अपना नहीं गा सकते हैं, कोई याद नहीं है। सुन लीजिए उपाध्याय जी। शर्मा जी आप मुझे बताइए, आप भी स्कूल में पढ़े हैं, मैं भी पढ़ा हूँ, कौन से स्कूल में राष्ट्रगान नहीं होता? किसको जरूरी है? सारे लोग आपके सामने लाइन में खड़े होके राष्ट्रगान सुनाते तो ठीक थे वो। अगर जिन लोगों ने नहीं सुनाया वो गलत है, देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है। लेकिन उपाध्याय शर्मा जी कह रहे हैं कि इसकी आलोचना करने की भी जरूरत नहीं है। राष्ट्रगीत आप गाते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं, कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है? देश जबरदस्ती थोपना, इस चीज को बताया जा रहा है कि किसी चीज को आप जबरदस्ती किसी पे थोप नहीं सकते। तिवारी जी, लेकिन मैं ये कह रही हूँ, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अगर कहीं पे वंदे मातरम बोला भी जा रहा है या किसी से कह भी दिया जाए कि भाई वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं, तो इसमें आलोचना या आपत्ति ये थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है। सवाल का जवाब ठीक है, शाहिद अली कुछ कह रहे हैं, शाहिद अली कुछ कह रहे हैं, शाहिद अली कुछ कह रहे हैं, कंपलसरी है। अगर हम किसी शाहिद अली कुछ कह रहे हैं, अगर हम किसी इंसान से अगर हम किसी इंसान से रोज ये पूछे कि भाई तू ईमानदार है, ये बात मुंह से कहे, तब हम तुझे अपने यहाँ पर आने देंगे या घर से बाहर निकलने देंगे। तो अगर वो ईमानदार होगा भी तब भी वो बुरा मान जाएगा इस बात का, बेईमान होगा तो वो पता नहीं क्या हाल उसका कर देगा। आप इस तरह की चीजें कर रहे हो सर इसके साथ में। आप कहिए कि आप देशभक्ति हो, आप देशभक्त हो। रामदास शर्मा जी, क्या आप लोग ऐसा कर रहे हैं? आप लोगों को पकड़ के कह रहे हैं कि राष्ट्रगान गाओ, वंदे मातरम बोलो, जय माता बोलो, क्या आप ऐसा कर रहे हैं? एलिगेशन तो ऐसे ही है आप लोगों पर। एलिगेशन क्या रहेगा? राष्ट्रगीत अगर गाने को कोई कह रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है तो क्या बुरा? नहीं, रिक्वेस्ट भी करने की क्या जरूरत है? जिसको गाना है गाए, नहीं गाना ठीक है। बहुत छोटी सी चीज है ये, कोई ऐसा एक तरफ रहिए, एक तरफ आप वीडियो कहते हैं एडिट करके दिखाया जा रहा है, बात इसको नहीं होता है, इसको आपका भी बात इस पे इसलिए हो रही है हमारे सही रास्ते पे आए। जेएनयू में जो नारा लगा पाकिस्तान जिंदाबाद या अफजल गुरु, क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे, बहुत सारे आपत्तिजनक चीजें लगी, ऐसी चीजें भविष्य में ना हो ये उपाध्याय जी ऐसे बुजुर्गों का वो तो करने रहे उल्टे और दूसरी दिशा में बाहर जा बात इसलिए हो रही है, बात इसलिए हो रही है बहुत नुकसान, बच्चों को देश का नुकसान है, वो लोग इस देश का भला करें, कर्णधार है वो इस देश के। सबसे बड़ी चीज उनको बहकाने का काम न करें आप लोग, बांधने वाले और कांग्रेसी लोगों को बहकाने का काम न करें, उन लोगों को देश से प्रेम करना सिखाएं। शर्मा जी, सबसे बड़ा देश है, मैंने कहा पार्टी से बड़ा देश है, पार्टियों से बड़ा देश है, तो इसलिए ऐसा न हो कांग्रेस बीजेपी आरएसएस की बात, नेशनलिज्म की बात हो रही, जो आप कह रही थी कि इस पे हर्ज क्या है वो अलग इशू है, लेकिन इस वक्त की बात में 130 करोड़ में आप 1 करोड़ भी नहीं ढूंढ पाएंगे जो देशभक्त नहीं है इस देश में। मैं मानने के लिए क्या करें? आपको गोद में उठा मेरी बात सुनिए, हमारे पास समय नहीं है। आप लोगों ने अपनी बातें कही, आप लोगों ने अपनी बातें कही, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कोशिश की जा रही है बराबर। नहीं, कुल मिलाकर एक आखिरी बात इस प्रोग्राम में हम कहना चाहते हैं, एक तरफ जेएनयू में एक ऐसा ग्रुप भी है जहां जब जवान शहीद होते हैं तो वहां पर जश्न होता है, जहां महिषासुर की पूजा होती है, जहां पर अफजल के नारे लगते हैं, जहां पाकिस्तान जिंदाबाद कहा जाता है, और देश की सरकार पर यह आरोप है कि ऐसे माहौल पर भी उसे दबाने का हक है, लेकिन वो दबा नहीं पाई। चीजें जो उसने की बड़ी जल्दबाजी में की, ये तरीका सही नहीं था।
जादवपुर कलकत्ता यूनिवर्सिटी में भी नारेबाजी होती है और बिहार में भी होती है, लेकिन दोनों प्रदेशों की सरकारें वहां एक्शन नहीं लेती। वहां जाके एक्शन कौन लेगा और वहां कौन इस मसले को खड़ा करेगा? आखिरकार देश में इस तरीके के माहौल की जरूरत है ही क्या? क्यों पॉलिटिकल पार्टी सामूहिक रूप से एक मंच पर आकर इसका खंडन नहीं करती? क्यों वो ऐसी चीजों को दबाती नहीं, खत्म नहीं करती? और भारत में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इस तरीके की चीजें आखिर कब तक? इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आप आए, बड़ी शिद्दत से आपने खुलकर चर्चा में हिस्सा लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ लाइन में आज इतना ही, आप देखते रहिए चैनल 1।